वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आईएमएफ पे कि कुछ मुल्क जो हैं वो आईएमएफ के कर्जे से निकल क्यों नहीं सकते। इसको मैं बड़ा बेसिक और सिंपल रखूँगा ताकि हर एक व्यूअर जो है वो अंडरस्टैंड कर सके कि आईएमएफ के डेट ट्रैप से आखिरकार मुल्क निकल क्यों नहीं सकते। आईएमएफ बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ये क्रिएट किया गया था टू फॉस्टर इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन एंड टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट्स, और ये तकरीबन 44 मेंबर कंट्रीज़ ने जो है ये डेवलप किया था ये फ़ंड। ये 1944 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ आफ्टर शॉक्स जो ग्रेट डिप्रेशन के थे उसकी वजह से। और बेसिकली जो आईएमएफ का रोल है, आईएमएफ जो है वो कोई भी मुल्क जो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा हो, आईएमएफ उसकी मदद फराहम करता है। जिस तरह हम हॉस्पिटल्स के अंदर जाते हैं और उधर एक एमरजेंसी रूम होता है और एमरजेंसी ट्रीटमेंट जो है वो किसी भी पेशेंट को दिया जाता है, उसी तरीके से आईएमएफ जो है वो एक मुल्क जो जिसके फॉरेन रिजर्व ख़त्म हो गए हों, जिसकी जो इकॉनमी कोलैप्स कर रही हो, जो अंडर हाई इन्फ्लेशन हो, तो उसकी आईएमएफ जो है वो मदद फराहम करता है। अब आईएमएफ जब लोन देता है तो उसके बाद जो है वो आईएमएफ ये नहीं कहता कि ओके जिस वक्त आपके पास होंगे या जिस वक्त आपकी इकॉनमी स्टेबल होगी तो उस वक्त वापस कर दें। नहीं, आईएमएफ जो है इस लोन के बाद जो है वो एक कंडीशंस अटैच करता है जिसको हम स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स प्रोग्राम्स कहते हैं, जिसके अंदर फिस्कल ऑस्टेरिटी आती है, जिसमें जो है वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग को रिड्यूस किया जाता है टू कंट्रोल बजट डेफिसिट्स, प्राइवेटाइजेशन की जाती है जिसमें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के थ्रू बेच दिया जाता है, फिर डीवैल्यू जो है वो की जाती है करेंसी को, और टैक्सेस इंक्रीज़ किए जाते हैं। तो ये वजह है जिसकी वजह से एक इकॉनमी जो है वो फर्दर सफ़र करती है, क्योंकि जब ये कंडीशंस लगाई जाती हैं आईएमएफ की तरफ से तो ऑब्वियसली जब आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग को लिमिट करेंगे तो मेरिट गुड्स के ऊपर जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग चल रही है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन सेक्टर पे तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। प्राइवेटाइजेशन जो स्टेट ओन्ड मशीनरीज होंगी अगर उसको आप बेचेंगे तो ऑब्वियसली जो आपकी एक इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी वो रुक जाएगी। डी वैल्यू जब आप करेंसी को करेंगे तो यस एक्सपोर्ट्स में शायद इजाफा हो लेकिन इंपोर्ट्स करने में मुश्किलात का सामना होगा। अब आते हैं कि मुमालिक जो हैं वो इस लोन से निकल क्यों नहीं सकते। एक आसान तरीका है कि लोन पे करें और आप निकल जाएं, लेकिन नहीं, इस वजह से नहीं निकल सकते क्योंकि आईएमएफ की जो शराइत होती हैं उसमें हाई इंटरेस्ट और शॉर्ट टाइम फ्रेम होता है। आईएमएफ के जो लोन्स हैं उनकी रीपेमेंट्स की जो डेडलाइंस होती हैं वो बहुत टाइट होती हैं कि एक इकॉनमी अगर सफ़र कर रही है और क्राइसिस के अंदर है तो वो एकदम से जो है वो रीपेमेंट्स तो नहीं कर सकेंगे, उनको एक टाइम चाहिए होता है, और उसके साथ साथ जो है उस अमाउंट के ऊपर एक इंटरेस्ट रेट लगा दिया जाता है। जो कंट्री कर्जा लेके अपने ज़रूरियात पूरी कर रही हैं तो वो इंटरेस्ट या वो इतने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर रीपेमेंट किस तरीके से करेंगी, तो इस वजह से जो है यहाँ से शुरू होता है एक क्लासिक डेट ट्रैप। यहाँ पे जो है वो बहुत से मुल्क फंस जाते हैं डेट ट्रैप के अंदर। उसके बाद जो है वो करेंसी डीवैल्यूएशन करते हैं, करेंसी को डीवैल्यू करती है गवर्नमेंट जो है। जब करेंसी को डीवैल्यू करके और कहते हैं कि जी फ्री फ्लोट के ऊपर छोड़ दें, ये पेपर के ऊपर तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन फ्री फ्लोट के ऊपर जब छोड़ते हैं तो जब करेंसी डीवैल्यू होती है तो जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपेंसिव हो जाती हैं, इन्फ्लेशन जो है वो स्काई रॉकेट होना शुरू हो जाती है, और इसकी वजह से जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो नीचे आना शुरू होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ में कमियाँ होना शुरू हो जाती है, और ओवरऑल जो है वो इन्फ्लेशन रेट जो है वो ऑल टाइम हाई पे चला जाता है। इसके बाद जो है आईएमएफ की जो शराइत है उसके अंदर फिर आईएमएफ कहता है कि जी आप पब्लिक स्पेंडिंग को कम करें, और जब आप स्पेंडिंग एजुकेशन सेक्टर या हेल्थ सेक्टर की कम करते हैं तो ऑब्वियसली जो है वो आपकी एजुकेशन के जो क्राइटेरियाज हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, उस तरीके के इंस्टीट्यूशन डेवलप होते हैं। जितने लोगों को आप पहले एजुकेशन फराहम कर रहे थे उतने लोगों को नहीं कर सकते हैं, फ्री हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप कर सकते, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो नीचे आना शुरू हो जाती है। उसके बाद जो है आईएमएफ कहता है कि प्राइवेटाइजेशन करें, कि जो बहुत बड़े एसेट्स स्टेट ओन्ड एसेट्स हैं उनको जो है वो डिफरेंट इन्वेस्टर्स को जो है बेच दें। इससे ये होता है कि जब वो स्टेट ओन्ड एसेट्स बेचे जाते हैं तो वो एक स्पेसिफिक ख़ास तादाद के जो लोग होते हैं उनको फ़ायदा होता है, जो टॉप एलीट होती है उनको फ़ायदा होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं उन स्टेट ओन्ड एसेट्स के अंदर। अब स्टेट ओन्ड एसेट ऑब्वियसली जो है वो रिडंडेंसीज तो नहीं करेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से जो है वो उनका मैकेनिज्म भी चल रहा होता है, उन्होंने हायरिंग्स की होती हैं। जब स्टेट ओन्ड जो है वो जाता है
टूवर्ड्स अ प्राइवेट इन्वेस्टर, तो वो सिर्फ उसका ज़हन होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर। तो जब वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे सोचता है कि हमने लेके जानी है इस जगह को, वो पहले भी ऑब्वियसली स्टेट ओन्ड एसेट प्रॉफिट मेक कर रहा होता है, लेकिन वो कहते हैं इसको हम डबल करें। तो जब ये माइंडसेट आता है तो ऑब्वियसली वो रिडंडेंसीज करता है। जब रिडंडेंसीज करता है तो आपकी जो एम्प्लॉयमेंट होती है उन फैक्ट्रीज के अंदर या उन स्टेट ओन्ड एसेट्स के अंदर वो कम होना शुरू हो जाती है, रिडंडेंसीज शुरू हो जाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से प्राइवेटाइजेशन भी जो है वो बैकफायर करती है। पाकिस्तान को 1958 से लेके अभी तक पाकिस्तान जो है वो 24 दफ़ा IMF के पास किया है। और क्या हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान जो है वो कर्जे से निकल आया है, या जो IMF क्लेम करता है कि हम जो है प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगे, हार्मनी लेके आएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लेके आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करेंगे, क्या 1958 से लेके 2025 तक पाकिस्तान ने कभी ये चीज़ें होते हुए देखी हैं? नहीं। तो जो ये IMF के पास जाने की हुकूमतें बात करती हैं, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि 1958 से लेके 2025 तक हम 24 दफ़ा IMF के पास जा चुके हैं और अभी तक ना इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई है, ना एम्प्लॉयमेंट रेट बेहतर हुआ है, ना इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो पाकिस्तान ने देखी है। अब बात करते हैं क्या इज़ देयर अ वे आउट? यस, बहुत से ममालिक जो हैं वो इस डेट ट्रैप से निकले हैं, जिसमें नाइजीरिया, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर, चाइना, न्यूजीलैंड, मॉरिशस एग्जिस्ट करते हैं। हम उनका जो मॉडल है उसको अपना के जो है वो चल सकते हैं कि वो किस मॉडल के ऊपर चले थे और किस तरह उन्होंने जो है वो डेट ट्रैप से निकले और किस तरह IMF का कर्जा जो है वो उन्होंने अदा किया। इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप जो है वो अपनी एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करें, उसके बाद एजुकेशन और टेक इंडस्ट्री के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, अपने इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथ करें, फिर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करें कि अमीरों को जो है वो टैक्स करें, गरीबों को नहीं। रिग्रेसिव टैक्सेशन नहीं करें, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करें। इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाएं, डायरेक्ट टैक्सेस लगाएं, लेकिन टू द एलीट क्लास। उसके बाद जो गवर्नेंस के अंदर लीकेजेस हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। इसके थ्रू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू टेक टाइम कि IMF का कर्जा हम उतार सकें, लेकिन अगर हम इन पैरामीटर्स के ऊपर चलते हैं तो डेफिनेटली जो है वो कर्जा उतारा जा सकता है। और ये ज़हन में आप रखिएगा कि जो सियासी जमात जो है वो कहती है कि हमें कर्ज़ा लेना चाहिए या कर्ज़ा लेना पड़ेगा पाकिस्तान को सही पटरी पर डालने के लिए, तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, लोन्स डोंट बिल्ड नेशंस बट लीडरशिप डज। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।